Good evening, student. Hope you have written question answers of chapter 13. Today we'll start chapter 14, friction. You might have seen a driver of a car, truck, slowing down the vehicle at a traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slows down when brakes are applied? Not only vehicle, any object moving over the surface of another object slows down when no external force is applied on it. Finally, it stops. Similarly, a moving ball stops on the ground, sloping after some time. जब कोई ड्राइवर कार चला रहा है या ट्रक चला रहा है तो जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल्स आते हैं, स्क्वायर आ जाता है जहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल है, तो वो अपने कार या ट्रक का स्पीड जो है वो कम कर देते हैं बाय अप्लाइंग ब्रेक्स. आप भी यदि बाइसिकल से जा रहे हो और आप सिग्नल्स को देखते हो, रेड सिग्नल है, दैट टाइम आप क्या करते हो, अपनी बाइसिकल का स्पीड ब्रेक लगा के कम कर देते हो या स्टॉप कर देते हो. तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है? जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो व्हीकल आपका क्यों रुक रहा है? सिर्फ व्हीकल ही नहीं, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे हो जा रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट, दे स्लो डाउन. वो क्या हो जाते हैं, एक दूरी पे जाने के बाद धीरे धीरे उनका स्पीड कम हो जाता है और रुक जाते हैं, जबकि आप उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हो. ये ऐसा क्यों हो रहा है? Similarly, a moving ball stops on the ground, sloping after some time. Why is it difficult to walk on a smooth and a wet floor? Why do we slip when we step on a banana peel? बहुत सिंपल एग्जाम्पल दिए हैं. जब आप एक बॉल को क्या करते हो, ऐसे फेंकते हो दूरी तक, तो थोड़ी दूर तक वो तो चला जाता है और कुछ देर बाद वो रुक जाता है. या फिर आप देखोगे साबुन फर्श पे है या फिर केले का छिलका है, तो उसके ऊपर से यदि आप चलते हो तो चांसेस है कि आप वहाँ पे स्लिप हो जाओगे. तो ये ऐसे क्यों हो रहा है? वो बॉल क्यों रुक रहा है? केले के छिलके के ऊपर से या साबुन के इसमें पैर रखने के बाद आपका जो पैर है वो फिसल रहा है. इसके लिए क्या रीज़न है? क्या आपको कोई गिरा रहा है? नहीं. क्या उस बॉल के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है? नहीं, वो अपने आप रुक रहा है. इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें इस चैप्टर में मिलेंगे. Forces of friction. What is force of friction? One example is given to you. Activity is given to you. Material required a table and a book. आपको एक टेबल और एक बुक की ज़रूरत पड़ेगी. Gently push a book on a table. You observe that it stops after moving for some distance. Now push the book from the opposite direction. Does the book stop this time too? अब आपको क्या करना है, बुक पे टेबल पे बुक को रखना है और वो उस बुक को थोड़ा सा पुश करोगे तो थोड़ी दूरी तक वो जाएगा और रुक जाएगा. फिर जिस डायरेक्शन में गया है उसी डायरेक्शन, ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन जहाँ से आपने पुश किया है उसके अपोजिट डायरेक्शन से आप पुश करोगे, वही सेम चीज़ आपको ऑब्जर्व करने को मिलेगी. वो थोड़ी दूरी तक जाएगा और फिर रुक जाएगा. द फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. अब ये बुक थोड़ी दूर जाने के बाद क्यों रुक रहा है, जबकि उसके ऊपर आप देख रहे हो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है? वो बुक क्यों रुका फिर? तो यहाँ पे आप अब बात करते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स होता है जब वो ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है. जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग में है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा होता है और उसका नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. Thus we saw, if we apply the force along the left, friction acts along the right, and if we apply the force along the right, the friction acts along the left direction. जब हमने उस बुक को राइट साइड में ढकेला, पुश किया, तब वो थोड़ी देर जाके रुक गया. मतलब उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो कौन सी डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब लेफ्ट साइड में. और जब आपने उस बुक को लेफ्ट साइड से पुश किया तो वो जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसके ऊपर वो राइट से एक्ट हुआ, जिसकी वजह से वो बुक थोड़ी दूर जाने के बाद रुक गया.
इन बोथ केसेस द फोर्स अपोजेस द मोशन ऑफ द बुक, मतलब ये ऐसा फोर्स है जो कि बुक की मोशन को अपोज कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द अप्लाइड फोर्स, इसका मतलब है जो भी व्हीकल, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट हो रहा है अपोजिट दिशा में, जो उसकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द सरफेस ऑफ द टेबल। फिर ये कौन सा फोर्स है? ये फोर्स है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये कैसे एक्ट हो रहा है? तो वो जो बुक टेबल पे रखा है तो उस बुक का नीचे वाला सरफेस और टेबल का अपर सरफेस, इन दोनों के बीच में वो फोर्स क्रिएट हो रहा है और वो क्या कर रहा है? मोशन को अपोज कर रहा है। इस तरह से जो भी ऑब्जेक्ट इस सरफेस पे मूव होता है, जैसे कि आपका साइकिल है, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होता है बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार, ट्रक और द बाइसिकल एंड द सरफेस ऑफ द रोड। उन दोनों के बीच में ये फोर्स होता है और ये फोर्स कैसा है? अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। जिस दिशा में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके ठीक अपोजिट दिशा में ये क्या करता है? उस व्हीकल को, उस ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेम फॉर स्मूथ एंड रफ सरफेसेस और डज इट डिफर? अब हमने दूसरा एग्जाम्पल देखा था कि केले का छिलका या साबुन वाला पानी जिसके ऊपर से आपका पैर फिसल गया, तो क्या वहाँ पे भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था या नहीं था? क्योंकि आप तो स्लिप हो गए, तो उस समय भी वहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन था। बट वहाँ हुआ क्या कि सरफेस स्मूथ होने की वजह से फ्रिक्शन कम हो गया और आपका अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया, इसलिए आपका पैर वहाँ से स्लिप हो गया। व्हीकल जो है वो बैलेंस हो जाता है क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स क्या हो जाते हैं? दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आप बाइसिकल चलाते समय गिरते नहीं हो। बट यहाँ पे हुआ क्या? केले का छिलका हो चाहे वो साबुन वाला सरफेस हो, यहाँ पे फ्रिक्शन जो है कम हो गया क्योंकि वो सरफेस क्या हो गया? स्मूथ हो गया, तो फ्रिक्शन वहाँ पे कम हुआ। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम होने की वजह से क्या हो गया? आपका पैर वहाँ से फिसल गया। इज फ्रिक्शन फोर्स अ कॉन्टैक्ट फोर्स? क्या हम फ्रिक्शनल फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स बोल सकते हैं? चलिए देखते हैं। When we push a book, we use the force of muscle. This force is called muscular force. जब हमने बुक को पुश किया तब हमने क्या किया? हाथ से पुश किया, तो ये फोर्स कौन सा हुआ? ये हमारे हाथ का यानी मसल का फोर्स हुआ, जिसको हम बोलते हैं मस्क्यूलर फोर्स। मस्क्यूलर फोर्स इज only applicable when our muscles are in contact with any object। और मस्कुलर फोर्स एक ऐसा फोर्स है, ये जब ही क्या होता है? अप्लाई होता है जब हमारे मसल्स कांटेक्ट में होते हैं ऑब्जेक्ट के। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, इसलिए हम इस फोर्स को क्या बोल सकते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट इन बिटवीन द सरफेस ऑफ द बुक एंड द टेबल इज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स भी जब दोनों सरफेस क्या होते हैं? कांटेक्ट में आते हैं, तभी एग्जिस्ट हो रहा है, इसलिए हम फ्रिक्शनल फोर्स को भी कांटेक्ट फोर्स बोल सकते हैं। आपके बुक का सरफेस, नीचे वाला बुक का सरफेस और टेबल का सरफेस, ये दोनों सरफेस जब कांटेक्ट में आए तभी वहाँ पे फ्रिक्शन हुआ। इसका मतलब है फ्रिक्शनल फोर्स एक क्या है? कांटेक्ट फोर्स है। Some forces are non-contact forces. Example, magnetic force exerted by a magnet on a pieces of iron. Electrostatic force exerted by a charged body on another charged or uncharged body. And the gravitational force exerted by earth on the bodies lying on it. All these forces are non-contact forces. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, आप देखोगे कि मैग्नेट को आप आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट के पास ले जाओगे, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मैग्नेट एंड साइज ऑफ द आयरन ऑब्जेक्ट, तो क्या होता है? वो आयरन का पीस या छोटे छोटे आलपिन्स मैग्नेट को अपने आप चिपक जाते हैं। आपको उसको पास ले जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये फोर्स कैसे हुआ? नॉन कॉन्टैक्ट हुआ।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज बॉडी ऑन अनदर और अनचार्ज बॉडी। जैसे हमने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप का एग्जाम्पल देखा था, जहाँ पे कॉपर वायर को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, तो नीचे दी वाली जो लिफ होती है वो क्या होती है, रिपेल होती है। तो ये जो चार्ज उनके ऊपर डेवलप हो रहा है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि वहाँ पे आपने लीफ को तो एक्चुअल चार्ज नहीं किया है, चार्ज उस पर इंड्यूस हुआ है। तो ये भी फोर्स कैसा हुआ, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आए तब भी वहाँ पे फोर्स था, इसलिए उस फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द बॉडीज लाइंग ऑन इट। और जो भी ऑब्जेक्ट इस अर्थ पे है उनके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो भी कैसा है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। All these forces are non-contact forces because here the force is exerted between the bodies without being in contact. हम इन सारे फोर्स को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तब भी वहाँ पे फोर्स है। When two objects not in actual contact, still the force exists. Such type of force we call non-contact force. But frictional force is contact force. Now what are the factors affecting friction? अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसका असर इस फ्रिक्शनल फोर्स पे होता है। वन एक्टिविटी इज गिवन, वुडन बोर्ड, ब्रिक, पेंसिल सेल, क्लॉथ, सैंड एक्सेट्रा मेक एन इंक्लाइन प्लेन ऑन अ स्मूथ फ्लोर और ऑन अ टेबल। आपको क्या करना है, टेबल पे एक इंक्लाइन प्लेन, जो आपने वुडन बोर्ड लिया है, देखो इस लड़की ने कैसा रखा है, दिस प्लेन ए इज कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन, इसको आपको इंक्लाइन रखना है, थोड़ा तिरछा रखना है। यू मे यूज़ अ वुडन बोर्ड सपोर्टेड बाय ब्रिक और बुक, फिर आपको इसको सपोर्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस लड़की ने क्या किया है, बुक्स का उसको सपोर्ट दिया है। अब बुक्स की जगह आप कोई ब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं। पुट अ मार्क विथ अ पेन एट एनी पॉइंट। अब आपको क्या करना है, इस वुडन बोर्ड पे एक पॉइंट मार्क करना है। नाउ लेट अ पेंसिल सेल मूव डाउन फ्रॉम दिस पॉइंट, और इस पॉइंट से आपको क्या करना है, जो पेंसिल सेल आपने लिया है उसको छोड़ देना है, तो वो अपने आप नीचे आएगा। हाउ फार डज इट मूव ऑन द टेबल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, और उसमें आपको क्या करना है, ये पेंसिल सेल कितनी दूरी तक उस टेबल पे जाता है उसको आपको देखना है और उस पॉइंट को मार्क करना है जहाँ पे ये पेंसिल सेल रुक गया। नाउ स्प्रेड अ पीस ऑफ क्लॉथ ओवर द टेबल। अब आपको क्या करना है, यही इंक्लाइन प्लेन के नीचे एक क्लॉथ को बिछाना है। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर का क्लॉथ आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का क्लॉथ आपको दिख रहा है, वैसे ही आपको क्या करना है, उस एक्टिविटी को दोबारा करना है। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे देखिए तो पेंसिल से ज़्यादा दूरी तक गया है, और यहाँ पे देखोगे तो पेंसिल से ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कम है। आपको क्लॉथ इस तरह से बिछाना है कि उसमें कोई रिंकल्स नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई सिलवट नहीं होनी चाहिए। अगेन लेट द पेंसिल सेल मूव। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ कि क्लॉथ डालने की वजह से वो पेंसिल से ज़्यादा दूरी तक नहीं गया, और जब क्लॉथ नहीं था तब वो पेंसिल से ज़्यादा दूरी तक गया। इसके लिए एक सिंपल रीज़न है कि आपके जो टेबल का सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और क्लॉथ और उस पेंसिल सेल के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने के कारण वो पेंसिल सेल ने ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर किया जब वो क्लॉथ के ऊपर से गया। इसी तरह से आपको इस एक्टिविटी को क्लॉथ की जगह सैंड डाल के रिपीट करना है, तो आपको क्या दिखेगा कि वो डिस्टेंस कवर्ड और कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय पेंसिल सेल इन ईच केस इज सेम, and in which case the distance covered by the pencil cell is least, and why the distance covered by the pencil cell different in every case। यहाँ पे डिस्टेंस जो पेंसिल सेल ने कवर किया है वो अलग है, और ये अलग क्यों है? The distance covered by pencil cell depend on nature of the surface on which this cell moves।
जो पेंसिल सेल कौन सी सरफेस पे मूव हुआ है उसका नेचर कैसे था, मतलब वो स्मूथ था कि रफ था, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्मूथनेस ऑफ द सरफेस ऑफ द पेंसिल सेल ऑल्सो अफेक्ट डिस्टेंस ट्रैवल बाय इट। डेफिनेटली यदि आपका सरफेस स्मूथ है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन कम होगा और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा दूरी तक जाएगा। For this, you shall try the activity by wrapping a piece of sandpaper around the pencil cell. आप इस एक्टिविटी को दोबारा कर सकते हो, उसके लिए आपको पेंसिल सेल को रैप करना पड़ेगा सैंड पेपर में। नाउ फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। अब फ्रिक्शन जो है वो और कैसे डेवलप हो सकता है जब दो सरफेसेस में इरेगुलरिटीज हो। Irregularities on the two surfaces lock into one another. When we attempt to move any surface, we have to apply a force to overcome interlocking. अब यहाँ पे आप देखोगे in both the smooth and the rough surfaces, चाहे वो सरफेस स्मूथ हो चाहे वो रफ हो, बट वो अनइवन हो, वो सेम नहीं हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इरेगुलरिटीज़ आपको दिख रही है। तो ऐसे सरफेस पे जब ऑब्जेक्ट मूव होगा तब उसको यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है वो कैसा है, प्लेन एरिया नहीं होने के कारण क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी इसमें बाउंस हो रहा है, नीचे ऊपर जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। Even those surfaces which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them, but on rough surfaces the irregularities are more. Now you understand why the pencil shell cover a short distance on sand and longest distance on smooth surface of the table. अब हमें पता चला कि जहाँ पे इरेगुलरिटीज ज़्यादा है, जहाँ पे सरफेस कैसा है, अनइवन है, वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कम करेगा। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल देती हूँ, आप जब बाइसिकल चलाते हो, व्हेन यू राइड अ बाइसिकल ऑन अ स्मूथ रोड, तो वहाँ पे आपको साइकिल चलाना आसान हो जाता है। और जब आपको रेत से बाइसिकल चलाने की नौबत आती है तो रेत में फिसलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और स्पीड आप बहुत तेज़ी से पैडल लगाने के बाद भी डिस्टेंस कवर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स टायर और सैंड के बीच का ज़्यादा हो जाता है। और सरफेस कैसे हो जाता है, सैंड में प्लेन नहीं होता है तो वहाँ इरेगुलरिटी ज़्यादा है, सरफेस कैसा हो जाता है, अनइवन। स्मूथ सरफेस पे यही फ्रिक्शन कम होने के कारण आप तेज़ी से कम पैडल लगा के ज़्यादा दूरी तक जा सकते हो। We understand that friction is caused by interlocking of irregularities in the two surfaces. The force of friction will increase if the two surfaces are pressed harder. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ जाता है जब दोनों सरफेस क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। This can be experienced by dragging a mat when nobody is sitting on it and when a person is sitting on it. इसका सिंपल एग्जाम्पल है कि जहाँ पे मैट बिछाई है तो उसको आपको बोला गया है कि उस मैट को आप क्या करो, उठा लो, तो आप आसानी से उसको उठा लोगे। बट उसके ऊपर यदि कोई लोग बैठे हुए हैं और आपको बोला गया कि उस मैट को आपको वहाँ से उठाना है, तो वो आपको ज़्यादा क्या करेगा, ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो फोर्स था वो ज़्यादा था, इसकी वजह से फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होने की वजह से आपको भी फोर्स ज़्यादा वहाँ पे अप्लाई करना पड़ा, तब वो आपका काम बन पाया। Another example, to move the heavy box from rest or to move it when it is already in motion. जो ऑब्जेक्ट पहले से ही मोशन में है उसको और मोशन में लाना या उसको स्पीड बढ़ाना आसान है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है उसको मोशन में सेट करना। The force required to overcome friction at the instant when an object starts moving from rest is a measure of static friction. On the other hand, the force required to keep the object moving with same speed is measure of sliding friction. अब यहाँ पे दो फ्रिक्शन की बात होती है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। What is static friction? When an object start moving from rest, कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है, वो रेस्ट पे है,
तो वो ऑब्जेक्ट जब मोशन में आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसमें जो फ्रिक्शन डेवलप होगा जो उसकी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से, वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। और एक ऑब्जेक्ट ऐसा है जो ऑलरेडी इन मोशन, बट उसका स्पीड मेंटेन करने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स आया उसको हम क्या बोले हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। When a box starts sliding, the contact point on its surface do not get enough time to lock into the contact point on the floor. So the sliding friction is slightly smaller than static friction. So it is easier to move the heavy box already in motion than to get it started. स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है कि जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में है उसका स्पीड आपको मेंटेन करना है, तो वो क्या हो जाएगा, कम आपको यहाँ पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। या हम बोल सकते हैं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैसा अप्लाई लेस फोर्स एज कंपेयर टू द स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या है, आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और रेस्ट ऑब्जेक्ट को आपको क्या करना है, मोशन में लाना है। तो उस समय जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रहा है वो कैसा है, डेफिनेटली ज़्यादा है। इसीलिए जो बॉक्स पहले ही रेस्ट में था उसको आपको ढकेल के मोशन में लाना था, वहाँ पे आपको फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ा एज कंपेयर टू द बॉक्स विच इज़ ऑलरेडी सेट इन मोशन। Why we slip down on stepping over the banana peel? Answer, I have already told you to write the answer in your copy. Explain why sportsmen wear shoes with spike. जो हॉकी या फिर फुटबॉल प्लेयर होते हैं उनके शूज़ आप देखना, उनके शूज़ को नीचे से स्पाइक कांटे जैसा लगा हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जब तेज़ी से दौड़ते हैं तो एक उनको रुकना रहता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यदि ज़्यादा रहेगा तो वो रुक जाएंगे, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, वो दौड़ते ही जाएंगे तो किसी के दूसरे प्लेयर के आंख पे गिर जाएंगे या फिर वो ग्राउंड के बाहर जाएंगे। तो यहाँ पे उनको फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, ज़्यादा चाहिए, इसलिए उनकी वो क्या रहता है, शूज़ को स्पाइक लगे हुए रहते हैं। अब्दुल हैज़ टू पुश अ लाइटर बॉक्स एंड रामा हैज़ टू पुश हेवियर बॉक्स ऑन द सेम सरफेस। हु विल एक्सपीरियंस मोर फ्रिक्शनल फोर्स एंड वाई? डेफिनेटली जो हेवी रहेगा वो बॉक्स को आपको पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जो बॉक्स हल्का है उसको पुश करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो कौन ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? रामा। एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विथ एग्जाम्पल। अभी इतना सारा कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमने देखे। कॉन्टैक्ट फोर्स आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। Some examples are also given here. You write answer from this, page number 169. Muscular force and contact frictional force are the examples of contact force and non-contact force. Any two example you write down, magnetic force or electrostatic force or gravitational force. These are the examples of non-contact force. You write answer from this. And non-contact force. Right from this. This is answer of question number, last question, 4th I think. Yes. Write down question answers in your copy. Thank you.